हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जहां पे अभी तक हम इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ चुके हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं और हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में समझ चुके थे, जहां पे हमने उसकी मैकेनिज्म समझी और साथ ही में हमने विद क्वेश्चंस डील किया कि आखिर उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। अब आज की क्लास में हम जो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना सब्स्टिट्यूशन था। बट पहली चीज हमें यह समझनी है यहां पे कि आखिर सब्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या डिफरेंस था कि हमें एलिमिनेशन पढ़ना पड़ा। तो देखो, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि सपोज आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है, उसको अटैक करना है एक केस में जहां पे सिग्मा स्टार CX है और एक केस में जहां पे सिग्मा स्टार CH है। मतलब एक केस में वो एक हेलोजन को या फिर लीविंग ग्रुप को रिमूव कर रहा है और एक केस में वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अब क्योंकि लीविंग ग्रुप वाले केस का जो एनर्जी है वो लोअर है, तो इसीलिए इसकी जो अटैकिंग कैपेसिटी होगी वो यहां पे बेटर होगी क्योंकि लोअर एनर्जी लग रही है। और वहीं हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन में इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगनी पड़ेगी। तो वो मेरे को क्या डिफरेंस क्रिएट करके देगा कि अब अगर मुझे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करनी है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा हीट को। हीट की मदद से मैं ये जो गैप था, जो हायर गैप था, इसको ओवरकम करा के अटैकिंग रिएजेंट को हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के लिए भेज सकता हूं। तो ये था एलिमिनेशन में। अब अगर आपको याद होगा तो सब्स्टिट्यूशन में हमने बार बार एक ही चीज पे बात करी कि ये रेट कंट्रोल्ड होते हैं। मतलब अगर हम SN1 की बात करें तो यहां पे 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होगा, SN2 में 1 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होगा। मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए डिपेंड करता है रेट। बट एलिमिनेशन में क्या आ जाता है, एलिमिनेशन में अब आपके पास रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट नहीं आएंगे, अब आपके पास आएंगे क्या, स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन में रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन के केस में हमारे पास क्या था कि हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं वो रेट कंट्रोल्ड होते हैं, रेट कंट्रोल्ड। बट एलिमिनेशन में क्या डिफरेंट है, एलिमिनेशन में डिफरेंट है आपके पास कि ये स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इज व्हाट, दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट यहां पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड है। अरे भाई, इतनी एनर्जी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद कम से कम स्टेबल तो बने, इसीलिए ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारे पास एक बेस। अब यहां पे समझना कि रिएक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल ले लेता हूं। यहां पे ये है A बॉन्ड और ये है B, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसकी वजह से होगा क्या, यहां पे होगी एलिमिनेशन। अच्छा, अब यहां हुआ क्या है उस पे ध्यान देना। देखो, पहले केस में आपके पास ये A और B कैसे बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब आप यहां पे ब्रेक कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स। और सिग्मा बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वही अगर मैं बात करूं कि क्या फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म यहां पे हो रहा है पाई बॉन्ड्स फॉर्म। तो अगर पाई बॉन्ड बन रहे हैं, पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं। इसका मतलब यहां पे AB बॉन्ड जब बाहर निकल गया तो अब आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ जा रहे हो। अब दिमाग लगाना इस चीज में कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब आप कोई स्ट्रॉन्ग चीज बनाओ, कोई स्टेबल चीज बनाओ। बट यहां पे आप एक वीक चीज बना रहे हो। तो इसीलिए इन कंपाउंड्स में या इन रिएक्शंस में याद रखना बहुत जरूरी है कि इनका जो डेल्टा H होता है वो एंडोथर्मिक होता है। और अभी मैं आपको आगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हेल्प से बताऊंगा कि आखिर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस डायग्राम को कैसे चेंज कर देगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि आपके जो प्रोसेसेस होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। मतलब यहां पे जो डेल्टा H होगा वो पॉजिटिव होगा। आई होप आपको समझ में आया। अब देखो, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा G किसके बराबर होता है, डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के। अब आप देखो कि आपके पास जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और आपके पास जो डेल्टा S है वो भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है?
क्योंकि अब आप देखो, अगर ए बी बॉन्ड टूटेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर बढ़ेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे कुछ ए बी बना भी होगा, तो इसका मतलब आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी अगर बढ़ रही हो, ठीक है, और डेल्टा एच भी आपका पॉजिटिव हो, तो आपके लिए डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब ये जो टेम्परेचर वाला केस है, ये जो टेम्परेचर वाला स्पेसिफिक फैक्टर है, ये अगर हाई हुआ तभी टी डेल्टा एस जो है वो बढ़ेगा, और उसी केस में मेरे पास जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो हर बच्चा जानता है, सब डिटेल में पढ़ के आए हैं कि इस केस में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अब देखो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, और टेम्परेचर किसकी हेल्प से बढ़ाया होगा? देखो अभी ऊपर ही यहां पे लिखा था कि हमें इन रिएक्शंस में हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं? हीट की हेल्प से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और अपना जो टी डेल्टा एस वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अब हमें समझ में आया कि आखिर हम इन रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं। हम किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, और वीक बॉन्ड को बनाएंगे, और किसकी मदद से? हीट की मदद से। तो ये हीट बहुत जरूरी है। तो चलो, अब आपका एक जो बेस है वो तैयार हो गया है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले कुछ फैक्टर्स पढ़ाए थे कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसे ही यहां पे हमें जानना है कि अगर मैं बेसिस के बारे में पढ़ूंगा तो कौन से बेसिस जो हैं वो वीक होंगे और कौन से बेसिस जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको पीछे मैकेनिज्म की क्लास में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कब कोई कब कोई बेस होता है, कब कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, बट यहाँ पे हमें जानना है कि आखिर वीक बेस क्या होता है, स्ट्रांग बेस क्या होता है। तो कंडीशंस लिख लेना ये कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल और हीट दिया हुआ है तो वो एक वीक बेस की तरह ट्रीट करते हैं हम, या फिर इथेनॉल और हीट दिया हुआ है वो भी वीक बेस होगा। मतलब हम लिख सकते हैं जनरलाइज करके कि ROH और हीट हुआ तो वो वीक बेस के कैटेगरी में आएगा। और पॉसिबिलिटी है ऐसे ही, अगर आपके पास HSO4 माइनस और हीट दिया हो तो ये भी एक वीक बेस होगा। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में। तो अगर आपके पास RO माइनस है, RO माइनस मतलब यहाँ पे हो सकता है ETO माइनस, या फिर मिथॉक्साइड हो सकता है MEO माइनस। ये केसेस क्या होंगे? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह बिहेव करेंगे। और कौन से बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं? एक होता है NaNH2, या फिर हम बोल सकते हैं NH2 माइनस, ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो NR2 माइनस भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। और एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? अल्कोहलिक KOH। तो आपको ये चीज़ बताई गई थी कि अगर एक्वस KOH है तो कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है, बट अगर अल्कोहलिक KOH है तो कहीं ना कहीं वो एलिमिनेशन प्रेफर करता है, यानी कि एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो अब आपको पता चल गया है कि आखिर वीक बेस कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फाइनली आपके पास क्या? पहली रिएक्शन, जिसका मैं नाम बोलूंगा क्या? E2 एलिमिनेशन। अब हमारे पास E2 एलिमिनेशन क्या है, आखिर ये 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है, और 2 है भी तो इसका रेलेवेंस क्या है, उसके सब जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, एक इनिशिएटिंग मटेरियल से मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है जहां पे इधर लगा हुआ है Br, और अब मैं मार्क कर रहा हूं क्या? मैं इधर ले रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि OCH3 माइनस। ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो ठीक है। आखिर स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहां पे जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब इस केस में मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अब आप दिमाग लगाओ, पोलर एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो आपका जो ये लीविंग ग्रुप है ये लीव ही नहीं करेगा, और जब ये लीव नहीं करेगा तो मेरे को इसको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा, और उस धक्के मारने की कंडीशन के लिए ही मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं। आप देखना चीजें ना थोड़ी सी पैरेलल चलेंगी। जैसे SN2 में आपने पढ़ा था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो E2 एलिमिनेशन में भी आपको सेम चीजें देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे करना क्या है वो ध्यान देना कि मेरे पास 2 केसेस अवेलेबल हैं, या तो मैं H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करूं या फिर H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करूं। अगर ये पोजीशन कार्बन अल्फा है तो इसके साथ वाला ये β1 होगा, ये β2 होगा। अब देखना, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे लीविंग ग्रुप खुद से बाहर नहीं जा रहा, हमें पहले H को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली वो डीलोकलाइज करके लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है वो होती है क्या? कॉन्सर्टेड
मैकेनिज्म। कॉन्सर्टेड का मतलब होता है कि चीजें यहां पे साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आखिर मैकेनिज्म कैसे होगी। देखो मैकेनिज्म कुछ ऐसे होगी कि ये जो बेस है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये H यहां से डीलोकलाइज करेगा और फिर ये लीविंग ग्रुप को यहां बाहर निकाल देगा। तो यहां पे ये सारी चीजें क्या है, ये साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो अगर मैं इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहूं तो देखो मॉलिक्यूल में ऐसे हमारे पास ये प्रेजेंट है। अब क्या है कि जो Br है वो कहीं ना कहीं यहां से बाहर जा रहा होगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और जब ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो ये हाइड्रोजन भी अब एक तरीके से टूटने की कगार पे बैठा होगा और यहां पे ये जो बेस है वो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये है क्या, ये एक इंटरमीडिएट नहीं है, ये है एक क्या, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि TS। अभी सारी चीजें जुड़ने लगेंगी। याद करो SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, वहां पे लिविंग ग्रुप खुद से बाहर नहीं जा रहा था, इधर भी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो काफी सारी चीजें पैरेलल चलेंगी, हाँ, बट एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि फाइनली जब ये सब चीजें हो जाएंगी इसके बाद क्या होगा कि ये लिविंग ग्रुप बाहर जा चुका होगा और फाइनली मेरे पास एक डबल बॉन्ड बन के तैयार है। ठीक है, यही करना था, हमें एलिमिनेशन करना था। बट अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैंने सिर्फ इसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, मैं इसको भी तो एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था। तो जब मैं दूसरे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान देना वहां पे मेरे पास देखने के लिए एक चीज मिलेगी। क्या, अब मेरे पास यहां पे देखने के लिए मिलेगा एक इस साइड का डबल बॉन्ड। अब आप देखो एक केस में आपके पास जो एल्कीन है उसके साइड में सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और इस एल्कीन के साइड में कितने हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो आप मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑब्वियसली नीचे वाला। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर होगा और इसी को हम सेडजेफ प्रोडक्ट भी कहेंगे। ये है सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो ऊपर वाला है इसको मैं बोल रहा हूं माइनर और इसका दूसरा नाम होगा यहां पे हॉफमैन। अब आप सबका मन कहेगा कि इस चीज को मैं याद कर लूं, बट ध्यान से सुनना कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर हो या फिर हॉफमैन ही माइनर हो। आगे हम कुछ ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पे हॉफमैन तो बन रहा होगा बट वो मेजर होगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरली ज्यादा स्टेबल जो एल्कीन होती है वो सेडजेफ होती है, बट ज्यादा स्टेबल एल्कीन हर बार मेजर होगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसको रटना नहीं है। अभी आगे जब केसेस खुलेंगे तब ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अभी हम क्या करते हैं, यहां से अब फाइनली आपके पास इसका मैकेनिज्म रेडी हो गया है। तो आप देखो यहां पे अल्टीमेटली हुआ क्या, यहां पे एक तो हाइड्रोजन निकल रहे हैं और लीविंग ग्रुप निकल रहे हैं और हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकल रहा है, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम और दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज हम इसको बोलते हैं बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और आपका एक हैलोजन भी बाहर निकल रहा है, इसीलिए बीटा डिहाइड्रो डिहैलोजिनेशन इसको हम बोल सकते हैं। चलो, तो ये अब आपके पास मैकेनिज्म तैयार हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि आखिर E2 के केस में कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। तो पूरी मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास कंडीशंस तैयार हैं। देखो पहली कंडीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बीटा H मस्ट बी प्रेजेंट। अगर बीटा H ही नहीं होगा तो फिर आखिर हम रिएक्शन को कैसे कराएंगे, तो इसीलिए बीटा H प्रेजेंट होना चाहिए। चलो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा, अब आप ध्यान देना कि यहां पे जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जितनी स्टेबल एल्कीन होगी उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। अच्छा, अब एक चीज और यहां पे समझना कि आपके पास ओनली एंटी एलिमिनेशन इज पॉसिबल। अब ये एंटी एलिमिनेशन क्या है, देखो अगर आप एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, सपोज आपने क्या किया, आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला, तो यहां पे जो हैलोजन जाएगा वो उसके अपोजिट साइड से जाएगा। आखिर ये डीलोकलाइज करके हैलोजन को बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब दोनों का एंटी होना जरूरी है। मतलब एक अगर ऊपर है तो एक बिलो होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहां पे देखो जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे, एक तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है और साथ ही साथ बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी कर रहा है। दोनों की पावर 1 है। अब देखो
ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा हो और बेस पे भी डिपेंड कर रहा हो। याद आ रहा होगा आपको, SN2 में भी हमने यही चीज करी थी कि वहां पे दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा था रेट, और इसीलिए अब क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 आ रहा है, यहां पे इसका ऑर्डर 2 है और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है, इसीलिए इन रिएक्शंस को हमने क्या टर्म दिया है, E2। तो ऐसे ही नहीं दिया, कोई रीजन था, इसीलिए हम यहां पे E2 रिएक्शन इसका नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसमें अगर मैं बात करता हूं इनके प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स जो है वो यूजुअली Setzeff product is formed, usually Setzeff product, but in case of bulky group, आपके पास Hoffman product is formed। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो बल्की बेस का मतलब क्या है। अरे भाई, बल्की बेस का मतलब है कि सपोज आपके पास एक है OCH3 माइनस, एक है O दिस माइनस और एक है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड माइनस। तो आप देखो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो ये हमने फैक्टर जब सब्स्टिट्यूशन के पढ़े थे उसमें डिस्कस किया था कि जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी उसके लिए कहीं पे एंटर करना मुश्किल हो जाएगा, और जब वो एंटर नहीं कर पाएगा तो आप देखो अगर उसके पास 2 H अवेलेबल हैं, सपोज ये 2 हाइड्रोजन है और यहां पे इसकी जगह कोई बल्की बेस है, तो अब इसके लिए बीच में घुसना यहां पे मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, ये बाहर वाले हाइड्रोजन को निकाल के चला जाएगा। तो अब ये बल्कीनेस की वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इसकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ रही है, तो बल्कीनेस के साथ साथ बेसिसिटी बढ़ती है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर बल्की ग्रुप हुआ तो हमारे केस में हॉफमैन मेजर हो जाएगा, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट हमने बनाया था अभी ऊपर वाला, अगर बल्की बेस होता तो ये मेजर हो जाता, रहता हॉफमैन ही, क्योंकि वो लेस स्टेबल एल्कीन है। हॉफमैन लेस स्टेबल एल्कीन बनाती है, बट कब मेजर होगी कब माइनर होगी वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। चलो ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो फाइनली मेरे पास जो है अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने का एक प्रोविजन आ चुका है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो इसके केस में क्या होगा, रटना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स आपको रट्टे नहीं मारने। तो सिंपल है, देखो समझो इसको, मैं यहां पे ले रहा हूं एनर्जी डेल्टा जी, इधर मैंने ले लिया क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलो बढ़िया। तो अब आपको पहली चीज क्या ध्यान रखनी है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हुए, कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होती है, इसका मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होगा। तो अब फाइनली याद करो, डेल्टा H बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज ओवरऑल पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव तो तब होगी ना जब ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, पहली चीज कि आपको प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा बनानी है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम बनानी है। अब ये उल्टा हो गया एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है वो नीचे आता है, रिएक्टेंट ऊपर आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स रटने नहीं है। अब देखो, क्या यहां पे आपको कोई कार्बोकेटायन बनता हुआ दिख रहा है, कोई भी आपके पास इंटरमीडिएट है, नहीं है ना। तो जब इंटरमीडिएट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है, तो उस केस में तो अब आप जानते ही होंगे कि जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, और ये जो पीक है यहां पे ये मेरे ट्रांजिशन स्टेट को बता रहा है। बन गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो क्या डिफिकल्ट था। तो अगर आप इसको याद करोगे तो हो सकता है कहीं पे आपको पेपर में एक ऑप्शन दिया होगा जहां रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, और आप पक्का गलती कर दोगे, क्योंकि प्रोडक्ट की जो मतलब जो इमेज है ये आपके माइंड में छप तो गई है, बट ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे जहां पे रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे। तो याद रखना है कि एलिमिनेशन में अभी सिर्फ E2 में नहीं, E1 में भी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो रिएक्टेंट नीचे आएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शंस तो एंडोथर्मिक हैं। तो यही रीजन है कि यहां पे मेरे पास ये ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है यहां पे टाइम कुछ क्वेश्चंस को डील करने का। जैसे सपोज पहले केस में मैंने आयोडीन लिया, फिर मैंने ब्रोमीन लिया, फिर Cl लिया और फिर एक फ्लोरीन ले लिया। चलो, तो मैं इनको मार्क कर रहा हूं A, B, C और D। चलो, अब आपके पास क्या है, E2 की रिएक्टिविटी बतानी है। तो सिंपल है, जितना अच्छा कोई लीविंग ग्रुप होगा, आप चाहो तो इधर भी ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि यहां पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी वही होगी, पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन,
फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ट्रीट करना था आपको। अच्छा, अब मेरे पास और अगर कोई क्वेश्चन, देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जनरली जो है वो सेम रहती है, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन में भी ये चीज देखी थी कि आपका जो सॉल्वेंट है वो जनरली डिसाइड करता है कि क्या क्या कैटेगरीज होंगी, बट लिविंग ग्रुप एबिलिटी मोर और लेस सेम ही रहती है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखना ध्यान से। अब मैं क्या है अलग अलग रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन लेता हूं। जैसे यहां पे Br लगा हुआ है, एक केस में इधर Br लगा है, एक में यहां Br लगा हुआ है, और एक में यहां पे Br लगा हुआ है। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब आपको क्या करना है, अल्टीमेटली फिर से E2 की रिएक्टिविटी बतानी है। तो देखो, अगर आप पहले केस में लिविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे तो एल्कीन कैसी बनने वाली है, यहां पे एल्कीन बनने वाली है कुछ ऐसी, देखना। अब नेक्स्ट केस में आपके पास एल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि इधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, बिल्कुल सही है। इस केस में आपके पास जो एल्कीन होगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। और लास्ट वाले केस में आप ध्यान देना, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। तो बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, बीटा H इज इक्वल टू 0, तो इधर एलिमिनेशन ही नहीं होगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई। अब चेक करना है A, B और C के बीच में। तो देखो, A के केस में मेरे पास सिर्फ 2 अल्फा H है, B के केस में मेरे पास 6 अल्फा H है, और वहीं C के केस में मेरे पास आप देखो 3, 6 और 3 9 अल्फा H हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा H, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। देखो हमने पॉइंट लिखा भी हुआ है। तो अब आपके पास क्या है, फाइनली ऑर्डर तैयार हो गया है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी C की, फिर B, फिर A और लास्ट में आएगा क्या, D। तो ये आपकी E2 की रिएक्टिविटी आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो, अब हमने यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस डील करे हैं। अब बारी है क्वेश्चंस डील करने की कि इन केस आपके पास क्वेश्चंस हो इन द फॉर्म ऑफ एंटी एलिमिनेशन। मतलब पहला केस मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, देखना अब एंटी एलिमिनेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस में मेरे पास मिथाइल बिलो द प्लेन है और Cl अबव द प्लेन है। तो अब इस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे पास दिया हुआ है MEO माइनस एंड MEOH। तो देखो, अब आपको क्या है कि पेपर में लिख के नहीं देंगे वो कि E2 है या E1 है, आपको कंडीशन से पता लगाना है। इस केस में देखो हीट भी नहीं लिखी हुई, बट स्टिल आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल का ऑक्साइड आया और साथ में अल्कोहल आया तो आपको E2 एलिमिनेशन फॉलो करनी है, पहली चीज। चलो ठीक है। अब E2 एलिमिनेशन एंटी होती है, मतलब अगर H अबव है तो लिविंग ग्रुप को बिलो होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, यहां पे जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा है, वो अबव है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन मेरे को निकालना होगा वो हाइड्रोजन बिलो से निकालना होगा। चलो, पहली चीज, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो इस कार्बन पे अगर CH3 बिलो है तो इसका मतलब H अबव द प्लेन होगा। sp3 के केस में क्या होता है, अगर ये आपके पास 2 कार्बन्स हैं तो जो बाकी के कंपाउंड्स लगे होंगे वो कुछ इस तरीके से लगे होंगे। तो आपके पास 2 तो कार्बन यहां पे इन द प्लेन थे, एक बिलो था, तो जो हाइड्रोजन है ऑब्वियस सी बात है वो अबव में ही आएगा। ये तरीका है इसको बनाने का। इसके राइट हैंड साइड में आप देखो, यहां पे हाइड्रोजन एक अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। तो अब आपको ध्यान देना है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूं या राइट हैंड साइड से इसको एलिमिनेट करूं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे, अगर लिविंग ग्रुप अबव है तो हाइड्रोजन भी वहां पे अबव है, इसका मतलब यहां से अटैक फीजिबल नहीं होने वाला, क्योंकि हमें एंटी एलिमिनेशन फेवरेबल करनी होती है। अब आपके पास एक ही केस बचा कि इधर से आप हाइड्रोजन को निकालो, वो भी बिलो द प्लेन को, ताकि आपके पास अबव द प्लेन लिविंग ग्रुप, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा वो ये रहा आपके पास एक मिथाइल और यहां पे आ गया एल्कीन। अब देखो यहां पे चीज उल्टी पड़ गई। अगर आप ऊपर वाले केस से निकालते, अगर आप ऊपर वाले केस से हाइड्रोजन निकालते तो एल्कीन ये वाली बनती और ज्यादा स्टेबल ये वाली है, बट फिर भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये गलत हो जाता और ये वाला प्रोडक्ट सही है, बिकॉज रीजन एक ही है। क्या रीजन है? एंटी एलिमिनेशन इज फेवरेबल। एंटी एलिमिनेशन
ठीक है, तो ये तरीका था। चलो अभी तो मैंने थोड़ा इजी लिया है, मैं धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाऊंगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि आपके पास अबव द प्लेन एक लिविंग ग्रुप है, बिलो द प्लेन एक यहां पे ड्यूटेरियम है, और यहां पे बिलो द प्लेन मेरे पास एक मिथाइल है CH3। कंडीशन क्या है? कंडीशन फिर से वही है, अब मेरे पास NaOET है। तो ये NaOET क्या है? ये भी इथॉक्साइड ही है, और इस केस में भी आपके पास E2 एलिमिनेशन ही फॉलो होती है। चलो ठीक है, अब अगेन एंटी प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो Br अगर अबव द ग्रुप है या अबव द प्लेन है, तो इसका मतलब यहां पे जो मेरे पास हाइड्रोजन होगा इधर तो अबव होगा, और इधर भी हाइड्रोजन अबव होगा। तो क्या यहां पे एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है? अरे भाई ड्यूटेरियम भी तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही है। और देखो अगर मेरे पास यहां लिविंग ग्रुप बिलो है, सॉरी अबव है, और यहां पे जो ड्यूटेरियम है वो बिलो है, तो इसका मतलब यहां एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट करके बनाऊंगा, और आपके पास यहां मिथाइल एज इट इज आ गया, यहां मिथाइल एज इट इज, और इधर आ गया डबल बॉन्ड। तो अब हमने क्या किया, यहां पे एक आइसोटोपिक इफेक्ट मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब ड्यूटेरियम भी बाहर जा सकता है। हां, अगर आपके पास सपोज ऑप्शन है कि एक साइड से ड्यूटेरियम बाहर जा रहा है, एक साइड से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देनी है, बिकॉज जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली वीकर होता है, तो वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। बट जो ड्यूटेरियम के साथ वाला बॉन्ड होगा उसका मोलर मास ज्यादा है, और उसका बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, और आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपको उस साइड से बॉन्ड तोड़ना है जहां कम एनर्जी प्रोवाइड करनी हो। बट अगेन यहां पे क्या थी कंडीशन, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, मतलब एक साइड से हाइड्रोजन एक साइड से ड्यूटेरियम, यहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ही नहीं। आपके पास बिलो द प्लेन H तो एक ही साइड अवेलेबल है, तो इसीलिए यहां पे ये एंटी एलिमिनेशन से ये प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि सपोज मैंने क्या किया, यहां अबव द प्लेन एक लिविंग ग्रुप ले लिया, और इसमें मैं डाल रहा हूं अल्कोहलिक KOH। देखो मैं एक ही रिएजेंट ले लेके काम नहीं चला रहा हूं, मैं अलग अलग ले रहा हूं, ताकि आप भी फेमिलियराइज हो जाओ कि अगर आपके पास कोई रैंडम रिएजेंट आ गया तो आपको पता हो कि आखिर कौन सी रिएक्शन यहां फॉलो करनी है। तो अल्कोहलिक KOH और हीट है, ये कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो। बस हो गया काम खराब। अब जहां स्टीरियो दिख जाए बच्चों की हालत आधी तो वहीं टाइट हो जाती है, बट आपकी नहीं होनी, बिकॉज आप मेरे से पढ़ रहे हो, और मैं आपको पिछले वाले जो हमने टॉपिक पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, वहां भी हमने स्टीरियो को डील किया था। तो इसीलिए अब इंक्लूडिंग स्टीरियो लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो अगर मैं यहां पे Br को बाहर निकालूं, तो या तो वो यहां से हाइड्रोजन ले ले या फिर यहां से हाइड्रोजन ले ले, दोनों साइड से पॉसिबल है। तो दो एल्कीन्स बनती हुई तो दिख गई होंगी आपको, कि एक एल्कीन बन रही है जहां पे इधर से एलिमिनेशन हो रहा है, और एक एल्कीन बन रही है जहां पे इधर से एलिमिनेशन हो रहा है। तो क्या यही दो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं? नहीं। देखो इस केस में तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो हो रही, बिकॉज यहां पे दोनों सेम है और यहां दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो इधर तो नो GI। बट इस केस में क्या है, अब आपके पास देखो इधर H है, इधर CH3, इधर CH3, इधर H, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो यहां पे GI प्रेजेंट है, और अगर GI प्रेजेंट है तो इसका एक और प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा, क्या वो होगा इसका सिस। तो एक केस में मेरे को सिस मिल रहा है और एक केस में ट्रांस मिल रहा है। तो ये तरीका है यहां पे, जब आप स्टीरियो की बात करो तो आपको कैसे डिटरमाइन करना है, आपको GI चेक कर लेनी है क्या वहां पे प्रेजेंट है भी नहीं है। तो पहले केस में नहीं थी, दूसरे केस में थी, इसीलिए टोटल यहां पे कितने हैं, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इतना ही सिंपल था। ठीक है, चलो तो अगर मैं और क्वेश्चंस की यहां पे बात करूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। देखना टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पे कैसे होंगे। देखो एक पॉसिबिलिटी हम एंटी एलिमिनेशन की और लेते हैं। सपोज मेरे पास यहां पे Cl अबव है, यहां पे मिथाइल बिलो द प्लेन है, और यहां पे भी मिथाइल बिलो द प्लेन है। मैंने क्या किया, यहां पे OCH3 माइनस है और यहां हीट ले ली। तो अब देखना क्या यहां पे एलिमिनेशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। चलो समझते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बिलो CH3 है तो अबव H होगा, यहां पे बिलो CH3 है तो अबव H होगा।
अरे यार, अगर आपका लीविंग ग्रुप भी अबव है और दोनों साइड हाइड्रोजन भी अबव है, कोई ड्यूटेरियम भी नहीं है, तो इस केस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन ही नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हो ही नहीं रही, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉसिबिलिटी और देख सकते हैं हम, और इसमें आप पक्का गलती कर बैठोगे, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। आपके पास है यहाँ पे Cl अबव और इधर है एक मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल बिलो द प्लेन और यहाँ पे भी मिथाइल बिलो द प्लेन है। चलो, जो बेस दिया हुआ है वो मिथॉक्साइड और हीट दिया हुआ है। सब में E2 ही करा रहा हूँ, अभी E2 ही चल रही है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो अब आप देखो पॉसिबिलिटी कि इधर हाइड्रोजन कैसा है, वो अबव होगा। मिथाइल अगर बिलो है तो हाइड्रोजन अबव होगा, यहाँ मिथाइल बिलो है तो हाइड्रोजन अबव होगा। तो आप क्या मन कहेगा, इधर भी मिथाइल अबव है तो हाइड्रोजन भी बिलो होगा। अरे यार, अब समझो कि आपके पास यहां से और यहां से एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल हो सकती, बट अगर आप इसी कार्बन पे चेक करो, मतलब इसी कार्बन पे आपका ये अल्फा है तो ये भी तो बीटा ही होगा। अब अगर ये बीटा होगा तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो तो अवेलेबल है। अगर देखो ये CH3 है तो इस CH3 के पास कहीं ना कहीं, इसको चलो ब्रेक करके लिखते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मैं कह रहा हूं ये वाला कार्बन है, अगर ये बिलो है तो इसके पास एक हाइड्रोजन यहां अबव होगा और दो हाइड्रोजन यहां प्लेन में होंगे, तभी तो sp3 बना रहा होगा। तो अब अल्टीमेटली आपको क्या हुआ कि ये छुप के एक हाइड्रोजन यहां बिलो द प्लेन में बैठा हुआ था। ये बिलो द प्लेन में एक हाइड्रोजन मेरे पास यहां बैठा हुआ है। चलो, तो अब मैं इस बिलो द प्लेन वाले हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लूंगा और फाइनली मेरे पास क्या होगा, इधर अबव द प्लेन Cl, इधर बिलो द प्लेन H। तो हुआ क्या, अब यहां पे अल्टीमेटली एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल है, पर किस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे जहां पे कार्बन जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए वहीं पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए आप देख पा रहे होगे कि आप जितने मर्जी चाहो उतने केसेस यहां बना सकते हो, तो रटना नहीं है, बट हाँ इस केस को जरूर नोट डाउन करके लिखना या फिर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बिकॉज यहां जनरली हम सोचते हैं कि इधर बिलो अवेलेबल नहीं है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि नो रिएक्शन इज पॉसिबल, बट रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि आखिर हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहां टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहां पे कौन से हैं, एक मैंने आपको बताया कि हॉफमैन बन सकता है और एक मैंने आपको बनाया कि सेटजेफ बन सकता है। ठीक है, हॉफमैन क्या होता है, जनरली जो लेस स्टेबल एल्कीन होती है वो हॉफमैन होती है, और सेटजेफ में मोर स्टेबल जो एल्कीन होती है वो सेटजेफ होती है। तो यहां पे मेजर और माइनर जो है वो वेरी करेंगे, हर बार ये फिक्स नहीं रहने वाला। तो पहली चीज तो ये हमारे लिए समझनी जरूरी थी। अब इसको एक क्वेश्चन से ही समझते हैं, क्योंकि आपको समझ ही उससे आएगा। देखना, मैं कह रहा हूं मेरे पास है एक स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे Cl, और इधर मैं ले रहा हूं इथॉक्साइड एंड ETOH, और यहाँ पे हीट। चलो नहीं भी लेंगे तो भी हमें E2 ही करानी है, ये हमें पता चल गया है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है देखना। एक तो प्रोडक्ट है यहाँ पे कि जब ये Cl बाहर जाए तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करूँ, और एक में मैं यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करूँ। तो दो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो अब आप देखो भाई, समझदार को इशारा काफ़ी है। ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, ऑब्वियसली ऊपर वाली, यहाँ पे 9 अल्फा H है, तो इसीलिए 9 अल्फा H की वजह से ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वही मेरा सेटजेफ होगा, और ये माइनर है, यानी कि इसको मैं हॉफमैन बोलूँगा। क्योंकि चाहे E1 हो चाहे E2 हो, एक चीज फॉलो करनी है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन। बट क्या है कि यहां पे अब जो कंडीशंस आएंगी उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे केसेस लेके चल रहा हूं, केसेस ही बनाएंगे हम, बिकॉज उसी से जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होगी। तो केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि जब आपके पास कोई बल्की बेस आ जाए, व्हेन अ बल्की बेस इज प्रेजेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, बल्की बेस मतलब उसका साइज बड़ा है, और साइज अगर बड़ा होगा
तो वो कहीं पे एंटर नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, वो जहां बाहर से हाइड्रोजन अवेलेबल है वो वहीं से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके भाग जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, एक क्वेश्चन की मदद से, या एक काम करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बताता हूं। जैसे सपोज मेरे पास Br है, अब मुझे इसमें क्या डालना है, मुझे इसमें डालना है इथॉक्साइड नहीं ब्यूटॉक्साइड। अब मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और हीट ले रहा हूं, तो यही है बल्की बेस की कंडीशन। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, एक हाइड्रोजन है जो कि इस तरफ होगा H1 और एक हाइड्रोजन है इस तरफ जो कि H2। तो ध्यान से समझना, ये इतने बड़े इतने भारी भरकम ग्रुप के लिए यहां जाके और इस हाइड्रोजन को निकालना उसके लिए फिजिबल नहीं है। अरे भाई एक इमेजिन करो, सपोज आपका साइज बड़ा है, आपको किसी गली में एंटर करना है और आपको कुछ सामान लेने जाना था। एक शॉप है जो गली के स्टार्टिंग में है, एक शॉप है जो बीच में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका साइज ज्यादा है तो आप वहां बीच में क्यों जाओगे, आप जो कोने वाली शॉप पे अवेलेबल है वहीं से सामान लेके वापस आ जाओगे। ऐसा ही एलिमिनेशन में होगा, ये इतना बड़ा साइज है तो ये क्या करेगा, इसी हाइड्रोजन को बाहर से निकाल के एब्स्ट्रैक्ट करके भाग जाएगा। तो अब आपके पास अगेन पॉसिबल है कि 2 एल्कीन्स बने, पॉसिबिलिटी दोनों की है, बट अब क्या होगा, ये वाली एल्कीन मेजर हो जाएगी और ये माइनर हो जाएगी। मतलब अब जो मेजर है मेरे पास, देखो सिस्टम बदल गया, अब जो मेजर है मेरे पास वो हॉफमैन प्रोडक्ट है और जो माइनर है वो सेडजेफ प्रोडक्ट है। तो अब आपको समझ में आया कि आपको रटना नहीं है कि हमेशा सेडजेफ ही मेजर होगा या हमेशा हॉफमैन ही मेजर होगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू केसेस। तो अभी मैं पहला केस करा रहा हूं तो इसी को समझो। देखो अब एक क्वेश्चन और हम यहां पे ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि सपोज मैंने फिनाइल के ऊपर कुछ इस तरीके से, क्या है यहाँ पे एक ब्रोमीन लगाया हुआ है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और हीट। तो अब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा समझ तो तुम चुके ही हो, तो अपने आप ट्राई करो और मैच करो कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगेन क्या है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, एक इधर है एक इधर है। अब इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है भाई, ज़्यादा बेटर कि मैं इसी को बाहर से एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल दूँ। तो अब फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ये रही बेंजीन, और आपके पास ये वाली एल्कीन जो है वो मेजर आएगी और यही मेजर एल्कीन क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि आखिर कब हम हॉफमैन को लेंगे और कब हम सेडजेफ को लेंगे। तो बल्की बेस के केस में अब आप समझ चुके हो कि सेडजेफ और हॉफमैन को कैसे ट्रीट करना है। अब टाइम है कि मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डील कराऊं, या फिर क्वेश्चंस हमने इसमें समझने, देखो बल्की बेस में यही पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादातर, और तो कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अब जंप कर सकते हैं अपने केस नंबर 2 पे। तो अब हमने केस 1 कर लिया कि जब बल्की बेस हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है। अब मेरे पास केस 2 है, जब हम क्या लेंगे यहां पे, व्हेन अ बैड लीविंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन हो सकता है, या फिर OR2 प्लस हो सकता है, या फिर NR3 प्लस हो सकता है। तो ये क्यों बैड लीविंग ग्रुप्स हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में अपने आप समझ में आ ही जाएगा। वैसे भी आपको पता ही होगा, आप समझदार होगे। जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड होता है, 2p2p ओवरलैप होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो फ्लोरीन खुद से बाहर नहीं जाने वाला। और ऐसा ही OR2 प्लस के लिए, ऐसा ही NR3 प्लस के लिए है। तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो खुद से नहीं ब्रेक होते। तो इस केस में अब मेरे पास क्या है, इस कंडीशन को मैं कहता हूं E1CB मैकेनिज्म, या मैकेनिज्म मत बोलो इसको, E1CB रिएक्शन। अब कुछ के मन में डाउट आया होगा, कुछ के क्या 99.9% के मन में आया होगा कि ये आखिर E1CB कैसे आ गया। अभी तो E2 पढ़ रहे थे, अभी E1CB क्या है। तो देखो इस केस में क्या होता है, CB का मतलब है यहां पे कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है भाई, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में से या मॉलिक्यूल में से आप H+ को रिमूव करो तो पीछे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, तो वो जो नेगेटिव है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। आपने जीओसी में अच्छे से एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ी होगी, तो वहां पता होगा कि एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो यहां पे मैं H+ एक्सट्रैक्ट करूंगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब ये कॉन्जुगेट बेस का यहां पे रेलेवेंस क्या है कि देखो सपोज मेरे पास एक ऐसे फ्लोरीन अवेलेबल है। अब फ्लोरीन बैड लीविंग ग्रुप है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे मिथॉक्साइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और जब आप ये रिएक्शन कराओगे ना
तो अब अगेन आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आप H1 यहां से निकालो, एक पॉसिबिलिटी है H2 यहां से निकालो। बट ध्यान रखना कि एक कंडीशन यहां पे क्या फेल हो रही है कि अब लीविंग ग्रुप बाहर नहीं जाएगा, वो खराब है। तो अब इसके केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको धक्के मार के बाहर निकालना है। अब धक्के मार के बाहर मैं एक तरीके से निकाल सकता हूं कि जब मैं H+ को एक्सट्रैक्ट करूं तो जहां पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे मेरे को लीविंग ग्रुप को निकालना ईजी हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी आपको रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं कि देखो, एक केस है कि ये फ्लोरीन ऐसे का ऐसा जुड़ा हुआ है और यहां पे नेगेटिव, और एक केस है कि ये फ्लोरीन ऐसे का ऐसा जुड़ा हुआ है और यहां पे नेगेटिव। अब इन दोनों में देखो एक डिफरेंस है क्या, कि पहले केस में आपके पास 1 डिग्री का कार्ब एनायन फॉर्म हुआ और दूसरे केस में 2 डिग्री का कार्ब एनायन फॉर्म हुआ। तो आप समझदारी से बताओ कि ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन कौन सा होता है? ऑब्वियसली 1 डिग्री का। अरे भाई, कार्ब एनायन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की, ये होती है रिएक्टिविटी। तो इसीलिए 1 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब 1 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब अब मैं इस नेगेटिव को डीलोकलाइज करके, कलर चेंज करते हैं ताकि आप फॉलो कर पाओ, इस नेगेटिव को डीलोकलाइज करके ये लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल दूंगा और अब जो मेरे को प्रोडक्ट बन के मिलेगा वो ये मिलेगा। तो आखिर जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बना वहां से मेरी एल्कीन मेजर होगी। और अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये लेस स्टेबल एल्कीन मेजर बनी है। और लेस स्टेबल वाली एल्कीन क्या होती है? लेस स्टेबल वाली एल्कीन हॉफमैन होती है। तो अब मैं ये केसेस पढ़ा ही इसीलिए रहा हूं बिकॉज अगर यहां पे हमेशा सेटजेफ ही स्टेबल बन रहा होता तो फिर मेरे को केसेस नहीं बनाने पड़ते। केसेस इसलिए बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन केसेस में हॉफमैन स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है। चलो अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखना ध्यान से, मैकेनिज्म क्या कहती है? मैकेनिज्म ये कहती है कि देखो, एक स्टेप पहला है जहां पे बेस ने H+ को एक्सट्रैक्ट किया और एक स्टेप है जहां पे फिर वो नेगेटिव डीलोकलाइज करके हॉफमैन प्रोडक्ट बना रहा है। तो ध्यान से समझना कि ये जो सेकंड स्टेप है यहां पे, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है या जो रेट है वो इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा होगा। और अगर वो इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, बात सारी उसी पे ही आएगी। मतलब जो रेट है, जो यहां पे रेट है, वो डिपेंड कर रहा है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कॉन्जुगेट बेस। इसकी पावर है 1। तो अगर इसकी पावर 1 आ रही है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया ना इसका फिर 1। बट जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो भी 1 आएगी। तो इसीलिए मैं इसको E1 बोल रहा हूं और CB मतलब कॉन्जुगेट बेस के थ्रू प्रोसीड हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएंगी, अब इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं पहले। देखो, अब माइंड में ये मत डाल लेना कि अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1 ही होगा। इन रिएक्शंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑर्डर तो 2 होता है, काइनेटिकली इसका ऑर्डर 2 होता है, बट इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो 1 होती है, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। जो हमारे पास E2 थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा यहां पे, जो E2 रिएक्शन थी वो क्या थी? मॉलिक्यूलैरिटी 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूलैरिटी के केस में मैं इसको बोल सकता हूं कि ये रिएक्शंस बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस थी। बट यहां पे क्या हो रहा है E1 CB के केस में कि मेरा जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन है, सिर्फ उस पे रेट डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां पे हम कंडीशंस लिखते हैं पहले। चलो अभी क्लियर हो जाएगा। कंडीशंस क्या है कि पहली कंडीशन ये है E1 CB के लिए कि पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो कार्बन होगा, कार्बन नेक्स्ट टू लिविंग ग्रुप मस्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। क्या मतलब है इस बात का कि भाई आप जो कार्बन आयन बना रहे हो उसके बाद या H+ निकालने के बाद जो कार्बन आयन बना रहे हो, अगर वो स्टेबलाइज्ड होगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, तभी आपका H+ एसिडिक होगा। आपका हाइड्रोजन तब एसिडिक होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आखिर फिनॉल में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और जब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तभी आपके पास जो H+ है वो एसिडिक होगा। तो सिमिलरली अब आपको क्या याद रखना है कि आपका जो कार्बन होगा नेक्स्ट टू लिविंग ग्रुप वो एसिडिक हाइड्रोजन पोजेस करना चाहिए।
चलो, और क्या पॉसिबिलिटी है? और कंडीशन यहां पे ये है कि जो कार्ब एनायन बना, कार्ब एनायन फॉर्म्ड मस्ट बी आइदर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और मैं कह सकता हूं नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब यहां पे अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साइड में हुआ तो भी मेरी E1CB मैकेनिज्म की क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, अब यहां पे हमने इसकी कंडीशन समझ ली कि E1CB की आखिर कंडीशंस क्या होंगी, हम पढ़ क्या रहे हैं उसको अगर हम मार्क कर लें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ये हम पढ़ रहे हैं E1CB रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। अब एक पॉसिबिलिटी फिलहाल और है, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, क्या कि देखो ये रिएक्शन तो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। मतलब इसका जो ओवरऑल रेट होगा वो इसकी रिएक्टेंट की भी और बेस की भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप ध्यान से समझना, हम अभी E2 की कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और E2 में रिएक्शन कॉन्सर्टेड होती है, बट स्पेसिफिकली E1CB का अगर मैं रेट निकालूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करेगा। मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स तो है ये, बट रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर। तो यही गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपका मन कहेगा कि भाई यूनिमॉलिक्यूलर है तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, बट यूनिमॉलिक्यूलर होने के साथ साथ ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अब उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक में ये सब चीजें नहीं पूछने वाले कि क्या यूनिमॉलिक्यूलर क्या बायोमॉलिक्यूलर, बट हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले E2 के केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कोई नहीं था, बिकॉज कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, साइमल्टेनियसली H रिमूवल, साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप। बट यहां पे क्या है कि अभी हम पहले कार्बन आयन फॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो लास्ट वाला, यानी कि कार्बन आयन से लेके आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक का है। तो ये थी इसकी कंडीशंस किसकी, E1CB की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। यहां पे भी अब हमें जो हॉफमैन है, जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर मिल रहा है। तो बल्कि बेस के केस में भी हॉफमैन मेजर, E1CB के केस में भी हॉफमैन मेजर। बट अभी क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज अबाउट एक्सेप्शंस, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उससे आप जज करना कि आखिर जो हमने पढ़ा है क्या वो सही फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज मैंने यहां पे ले लिया OR2 प्लस, तो सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है इथॉक्साइड का नेगेटिव और ETOH। तो अब ये रिएक्शन कैसी होने वाली है, देखो आपके पास एक बैड लीविंग ग्रुप है, और जब बैड लीविंग ग्रुप होगा तो ध्यान आ जाना चाहिए कि क्या रिएक्शन होने वाली है, E1CB। इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। अब ये E1CB रिएक्शन आपको तब दिखेगी जब आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ोगे, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो वहां पे भी हम E1CB से ही फॉलो करते हैं, बिकॉज OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। वहां पे भी पहले हम कार्बन आयन बनाएंगे और उसके बाद लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे। ऐसे ही सिमिलरली यहां पे हम E1CB मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट मेरे पास मिल रहा है वो एक लेस स्टेबल एल्कीन, यानी कि मेजर तो है पर यही प्रोडक्ट भी हॉफमैन कहलाएगा, बिकॉज ये कम स्टेबल एल्कीन से बन रहा है। चलो नेक्स्ट देखना। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये NR3+ यहां पे जुड़ा हुआ है, और आपने क्या किया, आपने इसके अंदर सपोज अल्कोहलिक के OH डाल दिया और हीट डाल दी। तो E2 है या E1CB की कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि बैड लिविंग ग्रुप है, और बैड लिविंग ग्रुप होगा तो एक H यहां पे अवेलेबल है, एक H यहां पे अवेलेबल है, ज्यादा लेस स्टेबल यहां से बनेगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास फिर से जो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद एल्कीन आएगी वो ये आएगी, दिस इज इवन दो मेजर बट अगेन लेस स्टेबल एल्कीन है, दैट इज वाई हॉफमैन। और यहां पे जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाली एल्कीन बनेगी विच विल बी माइनर, बट इसका जो नाम है वो सेडजेफ एल्कीन है। तो बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलो ये तो था एक टाइप। अब एक और टाइप यहां पे लेते हैं जिसमें गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। देखो अब आपके पास क्या है, N ET3
प्लस, मतलब अब फिर से मैं ले रहा हूं यहां पे मिथॉक्साइड माइनस और एक मिथेनॉल। चलो, तो अब आप ध्यान देना कि आपका मन कहेगा ये बैड लीविंग ग्रुप है, ठीक है, ये बैड लीविंग ग्रुप है, और आप प्रोडक्ट ऐसा बना दोगे जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पे लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है। तो लेस स्टेबल ही तो बनाई है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अभी बताता हूं, अभी 2 मिनट में आपको पता चलेगा। देखो, अब आपके पास NMe3 नहीं है, मिथाइल नहीं है, अब है इथाइल। इसका मतलब यहां जो N जुड़ा है उसके पास 3 इथाइल इस तरीके से होंगे। तभी लोग केमिस्ट्री से डरते हैं, क्योंकि अब देखो, अब मैंने इसको खोल के लिखा ना, तो यहां पे इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। पहली चीज देखो, बीटा हाइड्रोजन कहां है, जिस पॉइंट पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हो वो अल्फा, इसके साथ ये बीटा 1, ये बीटा 2। अब देखना, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ जो कार्बन है जुड़ा हुआ वो अल्फा है, और उसके साथ वाला बीटा है, यानी कि बीटा 3। पहले केस में भाई यहां पे ध्यान देना कि यहां पे जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा था वो अल्फा था, उसके पास बीटा H अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं ऊपर वाले एरिया में गया बीटा H ढूंढने। बट यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई कि 3-3 बीटा अवेलेबल है। तो 3-3 बीटा अगर अवेलेबल है तो जो सबसे कम स्टेबल एल्कीन होगी वो मेरी मेजर एल्कीन होगी। कैसे, देखो, अगर मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर मैं बीटा 2 से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा ये। और वही मैं अगर बीटा 3 से एब्स्ट्रैक्ट करता हूं तो ध्यान से देखना, आपके पास ये रहा नाइट्रोजन, और यहां पे ये है अल्फा और ये है बीटा। तो अगर आप इधर से H को एक्सट्रैक्ट करोगे, ये डिलोकलाइज करके इस पूरे के पूरे को, देखो ये जो पूरा है ये बाहर चला जाएगा, और आपके पास रह जाएगी क्या, सिर्फ और सिर्फ एक एल्कीन इन द फॉर्म ऑफ इथीन। आपके पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा। तो आई होप आपके लिए ये नया होगा क्वेश्चन, और ध्यान दोगे आप आगे से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख गया तो अब तीनों में से आप देख लो, ये वाली एल्कीन के पास कितने हैं, 2 अल्फा H हैं, इसके पास 6 अल्फा H हैं, इसके पास 0 अल्फा H हैं। तो इसीलिए जो फाइनली मेरे पास सबसे स्टेबल एल्कीन बन के आएगी वो ये वाली आएगी। स्टेबल, या स्टेबल ना बोल के इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेजर, और यही होगा मेरा हॉफमैन। तो अगेन एक आपके पास नया खुलासा हुआ होगा कि अल्टीमेटली जो लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल रहा है वो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल रहा है, और ये जो छोटी सी एल्कीन आपको दिख रही है ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान से समझना चाहिए। नेक्स्ट देखो अब क्या है। नेक्स्ट मेरे पास है एक पॉसिबिलिटी कि आपके पास सपोज ये कार्बोनिल दिया हुआ है, और इस कार्बोनिल के एडजेसेंट आपके पास NMe3 लगा हुआ है। अब इसमें अगर आप डालोगे क्या, मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो E2 एलिमिनेशन करानी है। अब आपका मन कहेगा कि यहाँ पे एक H अवेलेबल है और यहाँ पे एक H अवेलेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा मेजर एल्कीन कहाँ से आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैड लिविंग ग्रुप होगा तो बैड लिविंग ग्रुप के केस में ये वाला H निकाल देना चाहिए और आपकी एल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो है कि मैं ये वाली एल्कीन बनाऊं, और एक है कि मैं ये वाली एल्कीन बनाऊं। अब देखो, अभी तक के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका मन कहेगा कि इस ऊपर वाले को मेजर बोल दो और नीचे वाले को माइनर बोल दो, बट यहां पे फिर हमसे गलती हो गई, बिकॉज एक कंडीशन हमने और लिखी थी कि जब हम E1CP मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होंगे तो वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में हुआ तो भाई जो है वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल वहां बनेगा। तो आप देखो, अगर मैं नीचे वाली एल्कीन बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये मेजर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब आप इधर से एसिडिक H निकालोगे तो आपके पास ये देखो NMe3 है यहां पे, तो एसिडिक H निकालने के बाद यहां एक कार्बन आयन बन रहा है, और ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल सेंटर के साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जब आप एक मैकेनिज्म को समझ रहे होते हो, आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटीज थी वो सब मैं आपको बता रहा हूं, आप बस स्किप मत करना इन चीजों को, ठीक है ना।
बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था, आपके सामने ही है, हमने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने लेवल धीरे धीरे बढ़ाया और अब मैं इवन सीबी का वो भी लास्ट आपको केस बता के जा रहा हूं जहां पे हम जनरली गलती कर बैठते हैं। तो आई होप आप अब नहीं करोगे। तो जो ये वाला मेजर प्रोडक्ट है वो मेरा ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना के देगा एंड यहीं से अब हमारे पास क्या निकलता है, एक लास्ट केस मतलब केस नंबर 3। और केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है व्हेन अ सुमो ग्रुप इज प्रेजेंट। तो सुमो वही है, सुमो से सुमो रेसलर आपको याद आ जाना चाहिए। सुमो रेसलर कैसे होते हैं उसकी इमेज आपके माइंड में होगी। आई होप आप इसमें तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होगे। तो यहां पे एलिमिनेशन के केस में कैसे समझना है, देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है जहां पे इधर मेरे पास एक लीविंग ग्रुप लगा है। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने अगेन OCH3 माइनस और हीट डाल दी। तो अब यहां पे फिर से दो पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं, क्या कि एक में H यहां अवेलेबल है, एक में H यहां अवेलेबल है। तो जब दो जगह हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे तो आपको अब क्या करना है कि फाइनली आपका मन कहेगा कि इसको एब्स्ट्रैक्ट करो, क्योंकि यहां पे कोई बैड लीविंग ग्रुप नहीं है, ना ही कोई बल्की बेस दिया हुआ है, तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना दो। अरे भाई ज्यादा स्टेबल एल्कीन आप अगर इधर बना दोगे ना तो इसके लिए एक प्रॉब्लम है कि अब ये जो बेस है वो इधर अप्रोच ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साइड में एक सुमो रेसलर बैठा हुआ है। ये है सुमो ग्रुप, 4 डिग्री के कार्बन को हम सुमो ग्रुप बोलते हैं, ये 4 डिग्री का कार्बन है। तो अब इस सुमो ग्रुप की वजह से ये वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। तो फाइनली आपके पास फिर से क्या हुआ, अब ये एक एल्कीन, ये वाली मेजर एल्कीन बनी जो कि हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब, क्योंकि तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए कि हमेशा जो है वो सेटजेफ मेजर नहीं आएगा, हॉफमैन भी मेजर आ सकता है। बट हाँ, ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो हॉफमैन बनाती है, मोर स्टेबल सेटजेफ बनाती है, ये फिक्स है। बट मेजर माइनर केस डिसाइड करेंगे। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब ये सब जब हमने कर लिया है, फाइनली मेरे पास आ गई है कंडीशन किसकी, E1 रिएक्शन की। मतलब अब मैं E2 खत्म कर चुका हूं। E2 के साथ मैंने आपको E1C भी इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो उसी की कंटिन्यूएशन थी। अब मेरे पास जो रिएक्शन है वो है E1। तो समझो भाई E1 में क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के बेस पे ही, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल ले लेता हूं। यहां पे स्टार्टिंग मटेरियल है मेरे पास, इधर लगा हुआ है Br, और अब मेरे पास क्या है, एक चीज एडिशनल होती है यहां पे, वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखना। और मैं यहां ले रहा हूं एक वीक बेस। अब याद करो SN1 मैकेनिज्म में भी मैंने कहा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है और वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ था या क्यों वीक बेस यहां पे लिया हमने, बिकॉज ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये अपने आप ही इस लीविंग ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको बाहर निकाल चुका होगा, और अगर इसने इसको बाहर निकाल दिया तो मुझे धक्का मुक्की करनी ही क्यों है। तो SN1 में भी यही था, लीविंग ग्रुप खुद बाहर जा रहा था विद द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो कार्बोकेटाइन बन रहा था। अब यहां पे भी क्या होगा, इधर भी लीविंग ग्रुप बाहर चला गया, कार्बोकेटाइन बन गया। चलो ठीक है। अब जब कार्बोकेटाइन बन गया तो इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है पॉसिबिलिटी कि सपोज यहां पे भी एक मिथाइल प्रेजेंट है, तो अब ये क्या कर सकता है, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। तो अगर मैं इसका सपोज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, उसकी वजह से क्या होगा, ये और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और जब ये और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा यानी कि 3 डिग्री का, अब फाइनली मेरे पास क्या है, एक बेस है जो कि H को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो H की एक्सट्रैक्शन यहां से हो सकती है और यहां से हो सकती है। ज्यादा स्टेबल एल्कीन कहां से बनेगी, ऑब्वियसली दूसरी तरफ से, ये वाली। और दूसरा केस अगर मैं देखूंगा तो एल्कीन ये वाली बनेगी। अब आप बताओ, मैंने आपको एक ही चीज बोली है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, अगर बल्की बेस, बैड लीविंग ग्रुप, ये वाली कंडीशंस नहीं है तो आपको हमेशा जो रिएक्टिविटी है वो मोर स्टेबल एल्कीन से डिसाइड करनी है। तो मोर स्टेबल एल्कीन नीचे वाली है, क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास 9 अल्फा H है और यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 अल्फा H है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं फाइनली
कि अब मेरे पास जो ये एल्कीन बन के आई, ये वाली, ये मेजर है, और अगर ये मेजर होगी, इसी मेजर एल्कीन को हम क्या बोलेंगे, सेडजेफ प्रोडक्ट। तो अब फाइनली फिर से वही सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं आपके सामने, बट एक चीज यहां पे डिफरेंट होगी, क्या कि यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन मेरे को मिलने वाला है। मतलब अब मेरे पास एक इंटरमीडिएट देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप आपको इसकी मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि यहां पे अब एक स्टेप में काम नहीं हो रहा। पहली वाली कॉन्सर्टेड थी E2, बट यहां पे अब 2 स्टेप में काम हो रहा है। और एक चीज और यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि स्किप हो गई, कि ये जो पहला स्टेप है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, वो हमेशा कैसा स्टेप होता है, यही स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अब आपके पास E2 में कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं था, E1CB में सेकंड स्टेप कार्बन आयन से प्रोडक्ट वाला रेट डिटरमाइनिंग था। यहां पे एक रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो 2 में आपको रेट डिटरमाइनिंग मिल रहे हैं, एक में नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं फाइनली, अब हमारे को जो है इसकी कंडीशंस लिखनी है। बस जो अभी मैंने आपको मैकेनिज्म में पढ़ाया वही मैं आपको लिख के दिखा दूंगा बस। तो अब जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जैसे ही आ जाए, आपका दिमाग खुल चुका होगा कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का मतलब रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन, शिफ्टिंग, ये सब चीजें आ चुकी होंगी। चलो, और यहां पे है क्या कि अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं तो वही I- बेटर है, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। चलो ठीक है। और एक चीज, इसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड करेगी किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। मतलब वही सेडजेफ, वही हॉफमैन, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपके पास रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है एल्कीन की स्टेबिलिटी पे। बट यहां पे एक चीज डिफरेंट क्या हो गई, एक चीज डिफरेंट ये हो गई कि अब जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। देखो आपके सामने ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले ही है, तो जब वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी पावर 1 आएगी। और जब पावर 1 आएगी, इसका मतलब अब आपके पास फाइनली ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी भी 1, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर, और इसीलिए इसका नाम E1। ये देखो, तो अब आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटी है। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि क्योंकि यहां पे कोई बैड लिविंग ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे क्या है, पोलर प्रोटिक जो है वो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल ही लेगा। तो जनरली E1 के अंदर आपके पास क्या देखने के लिए मिलता है, आपको यहां पे सेडजेफ प्रोडक्ट मोस्टली मिलेगा, सेडजेफ प्रोडक्ट मोस्टली। ऑलवेज नहीं लिख रहा मैं, बिकॉज केमिस्ट्री है, कभी भी कुछ भी एक्सेप्शन आ सकते हैं, बट हाँ 95% केसेस में आपको जो है वो सेडजेफ प्रोडक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। तो अब क्या रह गया, अब आप कंडीशंस भी समझ चुके हो, तो अब तो एक ही चीज रह गई यहां पे कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लिया जाए। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको कैसा दिखेगा, ये रहा डेल्टा जी, और यहां पे है आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहली चीज माइंड में क्या आएगी कि अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो वो एंडोथर्मिक होती हैं, और अगर वो एंडोथर्मिक होंगी तो इसका मतलब यहां पे भी जो रिएक्टेंट है वो नीचे लाए करेगा और प्रोडक्ट ऊपर लाए करेगा। तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, तो ओवरऑल जो डेल्टा H आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अब यहां पे क्या रह गया, बस इसका ग्राफ बना देंगे हम। कैसे, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे E2 से क्यों डिफरेंट हुआ, बिकॉज आपके पास क्या देखने के लिए मिल रहा है, इधर आपको देखने के लिए मिल रही है एक इंटरमीडिएट, और यहां पे जो 2 पीक्स हैं, ये पीक्स डिफाइन कर रहे हैं किसको, ट्रांजिशन स्टेट को। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया E1 के लिए। तो E1 और SN1 में ग्राफ में क्या डिफरेंस आया, देखो उसकी शक्ल सेम लगेगी, बट SN1 में रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, E1 में रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर। क्यों, रीजन आपको पता है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या रह गया, बस इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस ही करते हैं फॉर
1। अब देखो E1 में एक प्रॉब्लम जो आई थी वो आई थी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने डाल दिया CH3OH, यानी कि एक वीक बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो पहला स्टेप देखो, पेपर में आपके पास कभी नहीं लिख के आएगा कि E1 करानी है या E2 करानी है, E1CB करानी है। कंडीशन से, केसेस से आपको डिटरमाइन करना है। तो पहला स्टेप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन 2 डिग्री का बन रहा है। इसको दिख रहा है मैं रिंग एक्सपेंशन कर लूँ तो 3 डिग्री में चला जाऊंगा। तो चलो इसको 3 डिग्री बना देते हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आ गया कार्बोकैटायन। अब फाइनली आपके पास क्या है, आपके पास बेस अवेलेबल है। तो ये बेस क्या करेगा, H+ एक्सट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से, जहाँ से ज़्यादा स्टेबल हो। एक H यहाँ है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है। तो ये दोनों तो सिमेट्रिकल हैं, इसलिए एक ही साइड लो। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा ये वाला। बट अगर आप नीचे से H+ निकालोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा ये वाला। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास जो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो ही मेरी रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगी। तो क्या यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही है, बिल्कुल बन रही है ये वाली। तो ये मेजर होगी और यही ZF प्रोडक्ट होगा। देखो, तो अब हमने क्या देखा, पहले यहाँ पे ये है रिंग एक्सपेंशन का केस। चलो, तो अब एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पे E1 के लिए स्पेसिफिकली, तो वो भी समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास दिया हुआ है ये, तो अब इस केस में क्या है मेरे पास, अगेन एक मिथेनॉल और साथ में हीट। पहला स्टेप सिंपल है कि E1 के केस में कार्बोकैटायन बना दो। ये 2 डिग्री है, साथ में इसको मिथाइल दिख रहा है तो आप कर दो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो मिथाइल शिफ्टिंग के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गई मिथाइल शिफ्टिंग, यहां आ गया कार्बोकैटायन। बस अब क्या बचा कि बेस जो है वो या तो यहां से H एक्सट्रैक्ट कर ले या फिर यहां से H एक्सट्रैक्ट कर ले। तो जो 2 केसेस यहां पे बनेंगे, पहला केस बनेगा कि मैंने H+ बीच में से एक्सट्रैक्ट किया और दूसरा केस मेरे पास बनेगा कि मैंने H+ बाहर से एक्सट्रैक्ट किया। अब देख लो, आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि इसके केस में आपके पास 12 अल्फा H हैं और इसके केस में आपके पास 3 और 1 4 अल्फा H हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही मेरा मेजर हुआ और यही मेजर एल्कीन कैसी हो जाएगी, ये बना देगी ZF प्रोडक्ट। है ना मजेदार। तो E1 में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मेन होती है E2 में, और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते भी हैं। तो ये था हमारे पास E1 रिएक्शन। अब क्या बचा, अब बस बचा इसका एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन है मेरे पास, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अब है मेरे को क्या, जो मैंने E1, E2, E1CB पढ़े हैं, आखिर इनको यूज कैसे करना है देखना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आखिर होना क्या है कि आपके पास होगा एक ROH, और इसको अगर आप हीट कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये क्या कर सकता है, H+ एक्सट्रैक्ट करके, और पहले तो इसको एक लीविंग ग्रुप बनाएंगे हम OH को, और फिर उसके बाद इसको एक एल्कीन में चेंज करेंगे। तो होगा कैसे वो देखना। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास CH3CH2OH है और मैंने यहाँ पे बेस ले लिया और हीट ले ली। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि पहले तो मैं इसको प्रोटोनेट करूँगा, और प्रोटोनेट करने के बाद ये यहाँ से एक H को एक्सट्रैक्ट करेगा और फाइनली आपके पास एक एल्कीन बन जाएगी, OH बाहर जा चुका होगा। बट ये जो बेस हैं इसकी कंडीशंस यहाँ पे वेरी करेंगी। तो पहली कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ, आपको E1 कब फॉलो करना है। E1 आपको तब फॉलो करना है जब आपको कोई एसिड दिया हो, जैसे कि H3PO4 दिया हो H+, या फिर आपको H2SO4 H+ दिया हो। तो ये सब फॉलो करेंगे क्या, E1 मैकेनिज्म, क्योंकि ये अपने आप में कैसे हैं, ये हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ये अपने आप में डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, मेरे को E2 मैकेनिज्म कब फॉलो करनी है, जब कोई वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग रिएजेंट्स होंगे, जैसे कि आप ले लो P2O5 या फिर Al2O3 या फिर POCl3। ये सब भी क्या है, ये सब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये भी मेरा
क्या फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन, बट क्या E2। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं ताकि आपको रिएजेंट देखते ही पहचान में आ जाए कि आपको E1 फॉलो करनी है, E2 फॉलो करनी है या E1 CB फॉलो करनी है। अच्छा, E1 CB कब फॉलो होगी, जब आपके पास रिएजेंट दिया होगा थोरियम डाइऑक्साइड और हीट। तो ये भी अपने आप में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास यहां पे कंडीशंस आ चुकी हैं। कैसी कंडीशंस, जब आप रिएजेंट देख पाओगे उसके बेसिस पे आप बता पाओगे आपको कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी है। तो ये तरीका होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। तो अभी खत्म नहीं किया है मैंने, मैं इसका आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करना कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे पास यही है, अभी पिछले केस में ही देखा है हमने कि सपोज ये Br दिया हुआ है, ये काम करते हैं इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं, ये दिया हुआ है मेरे को, और पहले केस में ये डाल रहे हैं H+ और हीट, दूसरे केस में डाल रहे हैं Al2O3 और हीट, और तीसरे केस में इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोरियम डाइऑक्साइड और हीट। तो देखो पहले स्टेप में हमें E1 फॉलो करनी है, देख के समझ में आ गया होगा। E1 का मतलब पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन अगर होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगी, और रिंग एक्सपेंशन मतलब कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और जब ये ऐसा दिखने लगेगा तो फाइनली आपके पास जो एल्कीन आएगी वो ज़्यादा स्टेबल बनी, यानी कि ये मेजर एल्कीन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग है, इनको बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग। तो अब आपके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग है तो ये E2 मैकेनिज्म। अब E2 में कार्बोकेटायन नहीं निकलता, ये चीज हमें पता है, पर क्या यहां पे बैड लीविंग ग्रुप है, नहीं। Br अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्या यहां पे कोई बल्की बेस है, नहीं। क्या यहां पे कोई सूमो ग्रुप है, नहीं। तो अल्टीमेटली मेरी जो स्टेबिलिटी है एल्कीन की वही रिएक्टिविटी डिसाइड करेगी। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं H+ को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता, और एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं H+ को यहां से एक्सट्रैक्ट करता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नीचे वाली एल्कीन बनेगी, यानी कि यहां वाली, वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो बस एक ही डिफरेंस एक्स्ट्रा है यहां पे, क्या कि इधर मेरे पास कोई मतलब एसच कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, तो यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी। तो दोनों में डिफरेंस देखो, ज्यादा स्टेबल ही बन रहा है मेजर, पर उसके केस में 6 मेंबर की रिंग बनी, इसके केस में 5 मेंबर की रिंग बनी। तो ये तरीका है इसके एप्लीकेशन का। अच्छा, अब आता है थोरियम डाइऑक्साइड और हीट। इस केस में हमें पता है कि हम E1 CB फॉलो करते हैं। E1 CB का मतलब जो कम स्टेबल एल्कीन है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बना के देगी। इसका मतलब यहां पे आपके पास 5 मेंबर की रिंग तो मिल रही है, पर जो ये वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पे ये मेजर है और ऊपर ये मेजर है। तो आप देख लो आपके सामने कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, फिर हम एंड करेंगे इस लेक्चर को विद द हेल्प ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। चलो, तो आपके पास ये है OH, ठीक है। अच्छा, इधर भी हमने एक क्या गलती कर दी, हमने यहाँ पे Br लिख दिया। यहाँ हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। अब हमारे पास OH है। अगेन सेम पॉसिबिलिटी लेके ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो, पहला केस है कि इसमें H2SO4 और हीट डाल दो। दूसरा केस है कि इसमें P2O5 और हीट डाल दो। और तीसरा केस है कि इसमें थोरियम डाइऑक्साइड और हीट डाल दो। तो चलो, अब हमें क्या करना है, इनसे मैकेनिज्म बतानी है पहले। तो पहले केस में H+ और हीट है, इसका मतलब E1 फॉलो होगी, और E1 फॉलो होगी तो पहले तो स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल कौन सा, मिथाइल शिफ्ट के बाद वाला बनाऊंगा मैं। ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, और फाइनली बेस एक्सट्रैक्ट करने के बाद ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ये वाली मिल जाएगी। तो ये मेरा मेजर हो गया। कितना सिंपल था। नेक्स्ट है P2O5। P2O5 में क्या, E2 फॉलो होगी, कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये अल्फा है, यहाँ पे तो बीटा H अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे को यहाँ से बीटा H अवेलेबल है, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और लास्ट वाले केस में अगेन वहाँ पे भी बीटा H नहीं है, E1 CB फॉलो करनी है, जहाँ से लेस स्टेबल हो वहाँ से ही बनाएंगे,
तो यही वाली मेजर एल्कीन हो जाएगी। तो ये तरीका था मेरे पास क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन को ट्रीट करने का। अब जो लास्ट आपके पास है वो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि जो आपने आज लेक्चर में समझा आप देखो क्या इन क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, जिसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव हॉफमैन। नॉट गिव, पहला केस देखो आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक बैड लीविंग ग्रुप है। अब बैड लीविंग ग्रुप में तो हॉफमैन ही स्टेबल होती है, तो ये बनेगा ना, मिल गया हॉफमैन। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो एक तो बैड लीविंग ग्रुप और ऊपर से टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यानी कि एक बल्की बेस, तो फिर से जो लेस स्टेबल एल्कीन है वही तो हॉफमैन देगी। मतलब इन दोनों केस में अभी तक मेरे को हॉफमैन प्रोडक्ट मिल रहा है। अब तीसरे केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस तो है और साथ में लीविंग ग्रुप बैड नहीं है, तो जब बैड लीविंग ग्रुप ना हो, कोई बल्की ग्रुप ना हो, कोई बल्की बेस ना हो, तो भाई ज़्यादा स्टेबल जो एल्कीन है वही मेरी मेजर होगी। और ये वाली मेजर एल्कीन हॉफमैन नहीं है, ये सेडजेफ एल्कीन है। इसका मतलब नॉट की बात वो कर रहे हैं, तो ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हॉफमैन नहीं सेडजेफ एज अ मेजर एल्कीन मेरे को मिल रही है, क्योंकि सारी केसेस फ्लॉप हो गए। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं था बैड, ना कोई बल्की बेस था, ना कोई सोमो ग्रुप था, तो सिंपल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आपके पास है NaOET, और कितने अच्छे लोग हैं ये कि इन्होंने आपको बता दिया कि E2 मैकेनिज्म फॉलो करनी है। अब अगर E2 मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई बैड लिविंग ग्रुप दोबारा नहीं है, ब्रोमीन दिया हुआ है, और ब्रोमीन कैसे प्रेजेंट है, अबव द प्लेन, मतलब जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। अच्छा सॉरी, जो लिविंग ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसकी इस साइड देखो तो एक हाइड्रोजन अबव है, एक हाइड्रोजन बिलो है, और इसकी अगर नीचे वाली साइड आप देखोगे तो यहाँ पे तो बिलो द प्लेन अगर ये प्रेजेंट है तो जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन होगा। अच्छा, तो अब फाइनली कंडीशंस क्या बन रही हैं कि या मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालूं या राइट हैंड साइड से। ध्यान से देखना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से निकालते हो मतलब H1 के साइड से, क्योंकि यहां पे भी अबव द प्लेन H अवेलेबल है, तो एंटी एलिमिनेशन दोनों तरफ से हो रही है, तो जो ज्यादा स्टेबल बना के देगा वही मेरे लिए ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप राइट हैंड साइड से निकालते हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा, और जब आप राइट हैंड साइड से यानी कि H2 से निकालते हो, जो A बन रहा है वो इधर से निकालने पे बन रहा है, और जो B बन रहा है वो इधर से हाइड्रोजन निकालने पे बन रहा है, मतलब ये वाली एल्कीन। तो आप यहां पे पता लगाओ कि इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा H अवेलेबल हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला अल्फा H। बट इस केस में मेरे पास कितने हैं टोटल, 2 और 4 और एक 5, टोटल 5 अल्फा हैं। कैसे हुए, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और जब 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली एल्कीन मेजर बनेगी यानी कि स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो अब आपके पास क्या है, अल्कोहलिक KOH और NaNH2। तो ये तो अपने आप में ही अल्कोहलिक KOH और NaNH2 क्या करते हैं, एलिमिनेशन फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे 2-2 Cl हैं, मतलब विसिनल क्लोराइड्स आपके पास प्रेजेंट है, और दोनों को जब मैं बाहर निकालूंगा, देखो एक Cl और एक H, फिर दूसरा Cl दूसरा H, तो 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा A आपको, वो दिखेगा कि इधर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। और नेक्स्ट आपके पास जो NaNH2 है, तो ये एज अ बेस एक्सट्रैक्ट करता है, एज अ बेस एक्ट करता है, मतलब इसके पास ये एसिडिक H अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, ये इधर दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को, हमारे आंसर को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो ये रहा आपके पास बेंजीन, और इधर अब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड पे एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा फाइनली, देखना, इधर बना लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। आपके पास इधर ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है, एक Cl दिया हुआ है, तो इसका काम क्या होगा, ये नेगेटिव जाके अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो इस ट्रिपल बॉन्ड पे एक C2H5 मिलने वाला है। तो यहां पे एलिमिनेशन हो गई,
पहले स्टेप में एलिमिनेशन, दूसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूशन। तो अब आप देख लो भाई, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड और थर्ड में है और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमने पहले विसिनल डाइहैलाइड से एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हुए हमने एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया जो कि हमको बी में दिख रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डायस्टीरियोमर आइसोमर इज फॉर्म्ड। अब ये डायस्टीरियोमर क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखो KOH और हीट, इसका मतलब E2 फॉलो होगी, और अगर E2 रिएक्शन फॉलो होगी तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मेरे को ये वाली मिलने वाली है। कुछ इसमें कन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बल्कि बेस, यहाँ पे बीटा H है ही नहीं, तो अल्टीमेटली मुझे जो एल्कीन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है NaNH2, अगेन एक बेस है, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे E2 फॉलो करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एल्कीन कौन सी देखने के लिए मिलेगी, एल्कीन मिलेगी ये वाली। अच्छा, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आएगा। लास्ट में आपके पास अल्कोहलिक KOH और हीट है, तो ये भी E2 एलिमिनेशन, मतलब ज़्यादा स्टेबल एल्कीन आपके लिए मेजर फॉर्म होगा, तो अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। वो कह रहे हैं डायस्टीरियोमर आइसोमर किस में बनेगा। डायस्टीरियोमर आइसोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, और साथ ही मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल हो और नॉट मिरर इमेज हो। मतलब डायस्टीरियोमर में आपके पास नॉन मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। तो आपको नहीं लगता कि एक, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करता हूं GI की, क्योंकि ऊपर वाले केस में एक प्रॉब्लम है कि इनमें से किसी में भी मेरे पास किसी भी केस में मेरे पास एक ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन रहा, सब में डबल बॉन्ड है, यानी कि GI बन रही है। तो GI के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, ये देखो, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां A, यहां B, यहां D और यहां E। सबसे बेसिक कंडीशन GI शो करने के लिए ये है कि जो A है वो B के बराबर नहीं होना चाहिए और जो D है वो E के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो अलग होने चाहिए। पहले केस में देखो आप, पहले केस में ये वाला आपके पास कार्बन है, इन दोनों में एक तरफ अगर Cl है या CH3 है तो इधर H होगा और इधर H होगा। इसका मतलब यहां पे GI प्रेजेंट है, और अगर GI प्रेजेंट है तो इसका ट्रांस का जो सिस आइसोमर होगा वो इसकी मिरर इमेज नहीं होगा, नहीं उसके ऊपर सुपर इंपोज होगा, तो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर बनेंगे। तो अगर GI प्रेजेंट है तो वो डायस्टीरियोमर शो करने वाला है। तो फर्स्ट केस में मेरे पास GI शो हो रही है तो वो डायस्टीरियोमर होगा। नेक्स्ट में देखो, अब आपके पास एक प्रॉब्लम है कि ये एल्कीन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, मतलब एक पर्टिकुलर कार्बन पे दोनों आपकी वैलेंसी सेम है, और जब दोनों वैलेंसी सेम हो गई तो यहां पे GI ही प्रेजेंट नहीं है, GI एब्सेंट, इसलिए डायस्टीरियोमर नहीं बनाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास है एल्कीन वाला केस, मतलब अगर 6 मेंबर वाली एल्कीन के अंदर आपके पास 6 मेंबर रिंग के अंदर एल्कीन बनी है तो ये GI शो नहीं करता। या आपने केसेस पढ़े होंगे, GI शो करने के लिए रिंग का साइज कम से कम 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ये 8 मेंबर की रिंग होती तो मैं यहाँ GI शो कर सकता था, बट ये 8 से कम है तो GI एब्सेंट है। लास्ट केस देखो, अब यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, तो अब इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसीज अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पे GI प्रेजेंट होगा। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन 1 में भी डायस्टीरियोमर आ रहा है और ऑप्शन 4 में भी डायस्टीरियोमर आ रहा है। तो ये एक डिफरेंट क्वालिटी का क्वेश्चन था जहां पे मैंने आपको सिखाया कि आखिर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टीरियो डील करने के लिए आ जाए तो आपको कैसे डील करनी है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सो यही था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बेस्ट अपना दिया है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ ना छूटे, कोई केस ना छूटे, और विद क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे क्या, फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें किसकी पढ़नी है, एक हेलो एल्केन्स की पढ़नी है और एक हेलो एरीन्स की पढ़नी है। तो वो अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।